चीफ गोविंद सिंह डोटासरा क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय दिग्विजय सिंह जी पधारे हैं। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, प्रदेश कांग्रेस के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से और प्रदेश के जन जन की तरफ से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी को आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहां कहा था। आज दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में पधारे हैं। जैसा आपको विदित है, मीडिया के माध्यम से सब लोग मीडिया के साथी हो, आप सब भली भांति जानते हो कि देश में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह जी गृह मंत्री जी के परम मित्रों में जो अडानी बंधु हैं, उनके बंदरगाह से जिस प्रकार से अवैध ड्रग्स लाखों करोड़ों रुपए की, हजारों करोड़ों रुपए की आकर के देश के कोने कोने में भेजी जा रही है और देश को नशे का गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, उसके ऊपर अपनी पूरी बात कांग्रेस पार्टी का पक्ष आदरणीय दिग्विजय सिंह जी रखेंगे। मैं ज्यादा समय आपके और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बीच में नहीं रह करके मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से कि वो अपनी बात हमारे प्रेस के साथियों को रखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह। इधर वाले कहेंगे इधर देखो, उधर कहेंगे इधर देखो। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी को उनके जन्मदिन पर बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि सहयोग से, मुझे जानकारी नहीं थी कि उनकी 1 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है, लेकिन मुझे 1 अक्टूबर से कर रहा था तो मैंने आग्रह किया और मैं आभारी हूँ अध्यक्ष जी का, श्री जी का। उन्होंने अपने इस भव्य व्यस्त कार्यक्रम में भी यहाँ पे मुझे आने का अवसर दिया। मैं आपका आभारी हूँ। साथियों, तेरह सितंबर 2021 को केंद्र सरकार के हमले में मुद्रा पोर्ट पर एक आशीष ट्रेडिंग कंपनी द्वारा आयातित सेमिका टेलकम पाउडर के नाम से जो अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से गुजरात के बोर्ड पर आया माल, उसकी जब जांच की तो लगभग 3000 किलो का हीरोइन ड्रग उसमें उन्हें मिला, जिसकी बाजार में कीमत आज 21,000 करोड़ की है। और यही नहीं, जब और जांच पड़ताल की गई तो इसी आशी ट्रेडिंग कंपनी के नाम से 9 जून 2021 को 25,000 किलो हेरोइन का भी इसी प्रकार का सेमिका टेलकम पाउडर के नाम से अफगानिस्तान फर्म MS हसन हुसैन लिमिटेड, उसी के माध्यम से मुद्रा पोर्ट गुजरात में ये शिपमेंट आया था, जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसकी बाजार में कीमत 1,75,000 करोड़ है। अब ये इतना बड़ा ड्रग का व्यापार, जहां एक शिपमेंट 1 लाख करोड़ से ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में ये हीरोइन का व्यवसाय
लगभग 5 से 10 लाख करोड़ का हो सकता है, ये संभावना है। केंद्र सरकार ने और मीडिया ने बॉलीवुड में जिस किसी से 200-300 ग्राम ड्रग मिला, एक हफ्ते 10-10 दिन तक मीडिया ने चलाया, लोगों को जेल भेजा और बहुत बड़ा उसको केस बनाया। लेकिन जो स्थान 300-400 ग्राम ड्रग को मिला वो 3000 किलो और 25,000 किलो हेरोइन को मीडिया ने नहीं दिया। और उसके बाद उन लोगों को तो जेल हुई, लेकिन आज तक जो आशीष ट्रेडिंग कंपनी का एक कपल है जिसका विजयवाड़ा का पता था और चेन्नई में कपल रहता था, उसको शिपमेंट के कमीशन का केवल 4 लाख रुपए उसको कमीशन मिला। ये सुधाकर मछवरम और मिसेस गोविंद राजू वैशाली, इनको केवल 4 लाख रुपए मिले थे कमीशन के एज इंपोर्टिंग एंड हैंडलिंग एजेंट्स के रूप में। अब बात यही आती है कि आखिर इतना बड़ा व्यवसाय और व्यापार हो रहा है और जहां इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनआईए, आईटी, सीबीआई बड़े बड़े प्रकरण अपने आप को प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दवा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम अशोक गहलोत ने दी बधाई, बेहतर स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का जन्मदिन आज। सीएम अशोक गहलोत, स्पीकर सीपी जोशी ने दी बधाई, लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना। जयपुर दौरे पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट ने की मुलाकात, कई मसलों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी। बीएसपी से कांग्रेस में आए चारों विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के वकील देवदत्त कामत से की मुलाकात, राजेंद्र गुड़ा, लाखन मीणा, संदीप यादव और वाजिब अली से की मुलाकात। आज अजय माकन से मिल सकते हैं चारों विधायक। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, आपको सीधा लिए चलते हैं पीसीसी कार्यालय, जहां पर दिग्विजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। मार्च 2021 में
भाजपा नेता सतीश नगर को पुलिस ने लुधियाना से तकरीबन 1 लाख से अधिक रुपए की नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा था और अभी हाल ही में अडानी के निजी बंदरगाह से हजारों करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की है। अगर ये ट्रक पकड़ा न जाता तो इसी तरह देश के कोने कोने में पहुंचता और भाजपा नेताओं के साथ उनके कार्यकर्ताओं के जरिए देश के युवाओं तक पहुंचता। ये एक सोची समझी साजिश है देश के भविष्य को खराब करने की और देश पर राज करने की। अब ये हमारे सामने प्रमाण है। क्या वो मीडिया इस बारे में भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न करेगा? क्या राष्ट्रीय मीडिया जिस प्रकार से अन्य मुद्दों पर बहस कराता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, अफगानिस्तान तालिबान, क्या सबसे ज्यादा खतरनाक आज कोई मसला है इस देश में जहां नौजवानों को उनका भविष्य बिगाड़ा जा रहा है? क्या इस पर राष्ट्रीय चैनल बहस करवाएंगे? क्या उन लोगों को सामने लाएंगे जो इस अवैधानिक व्यवसाय में लिप्त है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, जो मैंने सूची आपको दी है, उनके बारे में केंद्र सरकार हमको बताएगी कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? आपको जानकारी है कि एनडीपीएस एक्ट इतना खतरनाक एक्ट है, उसमें साधारण किसी को जमानत नहीं होती है। और विशेषकर राजस्थान के लोग तो इसको जानते हैं कि यहाँ पर अफीम की खेती भी होती है, मध्य प्रदेश में भी होती है, कि एनडीपीएस एक्ट में कितना खतरनाक है। लेकिन स्पष्ट रूप से 13 जो उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, उन पर अभी तक क्या कार्रवाई की है केंद्र सरकार ने एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, हम जानना चाहेंगे। केंद्र सरकार ने जो 21,000 करोड़ का हेरोइन पकड़ा है, उसको नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दिया। अब नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो है जिसने हर भारतीय जनता पार्टी का विरोध जो से संबंधित आरोपियों को बरी करवाया है। जहां प्रोसिक्यूशन का ये उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, ध्येय होता है कि अपराधियों को जेल भिजवाएं, लेकिन मोदी शाह सरकार के अंतर्गत नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने उन सब लोगों को बरी करवा दिया जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। और उसमें चाहे आपके अजमेर दरगाह शरीफ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो उसके अपराधी, चाहे मालेगांव में 2-2 बार ब्लास्ट हुए उसके अपराधी, चाहे मक्का मस्जिद हैदराबाद के अपराधी, चाहे समझौता एक्सप्रेस में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के अपराधी या मुड़ासा गुजरात में हुए अपराधी। बात यही है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर हमको भरोसा नहीं है। वहां वही वकील लगाए जाते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो कि अपराधियों को कन्विक्शन की बजाय उसके एक्विटल के लिए बहस करते हो। ये मेरे पास प्रमाण है जो मैं देता आया हूं। हम मांग करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से, कि इतना बड़ा जब रैकेट पकड़ा गया है जहां 1,75,000 करोड़ का एक और 21,000 करोड़ का एक, लगभग 2 लाख करोड़ का हेरोइन केवल 1 महीने के अंतराल में पकड़ा गया है। इसकी जांच नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंपा गया है। वहां एक सुप्रीम कोर्ट के जज के अंतर्गत इसकी जांच करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट का जज भी ऐसा हो जो कि हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन के और सीजेआई और केंद्र सरकार की जो सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट की कमेटी है, उसी के माध्यम से ये अंडर दिस जुडिशियल स्क्रूटिनी ऑफ ए अदर सिटिंग कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, उनके
नेतृत्व में ही इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अन्यथा हमको पूरी तरीके से भरोसा नहीं है। आज किसी भी आप शहर में चले जाए, जयपुर का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ, यहाँ पे थानों में, यहाँ पर अनेक जगह पर आप देखेंगे कि ड्रग पेडलर्स खुलेआम ड्रग पेडलिंग करते हैं। जो छोटे छोटे लड़के मजदूर रोटी खाना पसंद, रोटी के लिए पैसा उनके पास नहीं होगा, लेकिन ड्रग्स से एडिक्शन इतना है कि वो उसके अंदर चले जाते हैं। ऐसे गंभीर प्रकरण में हम चाहेंगे कि इस बारे में पूरी ईमानदारी के साथ, यदि मोदी शाह सरकार, भाजपा सरकार, राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग अगर इस देश में लोगों की भलाई चाहते हैं तो ड्रग्स से मुक्ति दिलाना उनका प्रथम दायित्व होना चाहिए। और इसके लिए अफगानिस्तान से, ईरान से और पाकिस्तान से जो ड्रग आ रहा है उसको उतने ही मुस्तैदी से रोकना चाहिए जिस मुस्तैदी की बात वो इन्फिल्ट्रेटर्स को, टेररिस्ट को रोकने की बात करते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक ड्रग पेडलिंग है। इस बारे में हम उनसे ये अनुरोध करेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि नोटबंदी में हमें बताया गया था कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसके माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम इससे आतंकवाद समाप्त करना चाहते हैं, हम इससे फेक करेंसी चेक करना चाहते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन चालू करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या, जिस समय नोटबंदी हुई थी उस समय मार्केट में 17.8 लाख करोड़ करेंसी थी। अगर ईमानदारी से उनको डिजिटल करेंसी ही लाना था और ब्लैक मनी को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए उन्हें अगर नोटबंदी करना ही था तो फिर करेंसी घटनी चाहिए। लेकिन आज 5 साल बाद जो करेंसी 17.8 लाख करोड़ थी सितंबर 2016 में, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर ये बढ़कर 26.7 लाख करोड़ हो गई है। अब आप बताइए कि जहां डिजिटल करेंसी बढ़ना के बात मोदी जी करते थे, वहां कैश लिक्विडिटी कैसे बढ़ गई? आज तक इसका कोई जवाब नहीं देते हैं। और मेरा ये आरोप है कि बहुत बड़े पैमाने पर नकली नोट छपे हैं और नकली नोट मार्केट में आ चुके हैं। अब ये कहां से छपे, कैसे छपे, मैं नहीं जानता। इस बारे में विशेष तौर पर जांच होने की आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज हालत यह है, नोटबंदी ने, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश का इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम है, जिस दिन राज खुलेंगे, अनेक राज खुलेंगे। और यही है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। डॉक्टर यतीन्द्र ओझा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे गुजरात के, उन्होंने लिखित पत्र भेजा था नरेंद्र मोदी जी को कि अमित शाह जी के जो कुछ लोग हैं जो कि गुजरात में 1 करोड़ पुराने नोट लेके 67.5 लाख नए करोड़ रुपए दे रहे हैं, ये उनका लिखित रूप से प्रधानमंत्री जी को पत्र था। लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और पूरे तरीके से आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा नए नोट अगर कहीं भेजे गए तो गुजरात के कोऑपरेटिव बैंक्स को भेजे गए। तो कोऑपरेटिव बैंक्स पर कब्जा अमित शाह जी के लोगों का रहा है। इसलिए हम चाहते हैं इसकी पूरी छानबीन होना चाहिए। जहां 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था कि काला धन हम वापस ले आएंगे, और काला धन वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई गई थी। 7 साल होने आए, आज तक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने क्या रिपोर्ट दी है
या क्या पाया है काले धन पर, क्या आपको अगर कोई जानकारी हो तो मैं जानना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने आज तक वो रिपोर्ट नहीं दी है। ये पूरे तरीके से इसी तरह से आप देखेंगे, राफेल सौदे के अंदर नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डिफेंस परचेजेस का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस परचेज का उसकी मीटिंग तक नहीं हुई, फाइनेंस से क्लियरेंस नहीं लिया गया, और जिस कीमत में हम लोग 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे, वो न खरीदकर केवल उसी कीमत में 36 हवाई जहाज खरीदे गए हैं। और उसमें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का, जिसको कि उनको यहाँ प्रोडक्शन होना था राफेल, उसका भी इन्होंने खत्म करके निजी कंपनी को सौंप दिया। ये पूरे तरीके से ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनको मैं दे सकता हूं, लेकिन आज पूरी तरीके से ड्रग के मामले में मैंने आपके सामने ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल ड्रग के इस प्रकरण तक है। आप जितने भी ड्रग के बारे में कोई प्रश्न पूछेंगे तो उनका उत्तर दूंगा। धन्यवाद। जी नहीं, सवाल पूछ लीजिए, लेकिन एक बात समझ लीजिए, राजस्थान का मैं एआईसीसी का महामंत्री नहीं हूँ, प्रभारी नहीं हूँ। राजस्थान सरकार का मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजस्थान का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए वो सारे उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। जी हाँ, वो सही है। मैं जब नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहा था, उस समय जंगलों से हम निकल रहे थे, गुजरात में चुनाव चल रहे थे, तो वहाँ के वन विभाग का अधिकारी मेरे पास आया कि आपकी ये 3-4 दिन आप जंगल से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे हमको कहा गया है अमित शाह जी की ओर से कि वो हमारे वहाँ के जो रास्ते वहाँ थे नहीं, रास्ता बना के और आप हमारी व्यवस्था ठहरने वगैरह करें। वैसे तो हमारी व्यवस्था थी, फिर भी उन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए आभार व्यक्त किया मैंने। आरएसएस की जहां तक मैं जानकारी आपको दे दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई रजिस्टर्ड बॉडी नहीं है, आज तक उसका पंजीयन नहीं हुआ है, और जिस संस्था का पंजीयन नहीं हुआ है उसकी मेंबरशिप नहीं है, और जब मेंबरशिप नहीं उसका अकाउंट भी नहीं है, तो ये गुरु दक्षिणा जब आती है वो किस अकाउंट में जमा होती है हम जानना चाहते हैं। और अभी एक हमारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने ये होम मिनिस्ट्री से पूछा था, राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत, कि हमें बताया जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी की मिनिस्ट्री ने कहा कि ये काल्पनिक है, ये सही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, होम मिनिस्ट्री का आरटीआई का उत्तर है, नंबर 1। नंबर 2, उसी एक्टिविस्ट ने ये स्क्रीनशॉट दिए हैं कि कोरोना में आरएसएस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर कहा है कि हमने कोविड में 7 करोड़ रुपए का धन इकट्ठा करके बांटा। तो उसने शिकायत की है ईडी को कि जब इनका अकाउंट नहीं है, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो ये ब्लैक मनी कहां से आया, इसकी जानकारी हमको देना चाहिए। मैं बधाई देता हूं एक्टिविस्ट को, मनीष जबलपुर है, नौजवान लड़का है जो कि उसी मोहल्ले में रहता है जहां आरएसएस का कार्यालय है, तो इसलिए उसने अपना एक एप्लीकेशन भी लगा रखी है चैरिटी कमिश्नर नागपुर के सामने कि मेरी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए। उसका अभी तक 2 साल हो गए, उसका रजिस्ट्रेशन पर कोई निर्णय नहीं किया। देखिए, मैं सुनिए बात, ऐसा मुझे कोई कानूनी नोटिस नहीं मिला है और मेरा इसमें कोई कानून का मैंने उल्लंघन नहीं किया है। मैं आरएसएस के नोटिस का कभी जवाब नहीं देता हूं। आओ ना मैदान में, आओ कोर्ट में लड़ेंगे। धन्यवाद। देखिए, इस बारे में अधिकृत नहीं हूं। बात यह है, हमें आपसे भी एक शिकायत है।
गुजरात में मुख्यमंत्री चेंज होता, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक, और पंजाब में होगा तो झगड़े झगड़े झगड़े। बात यही है। वहां सुन लीजिए, वहां के भी मंत्रिमंडल बनने में कितने दिन लगे, जो लोग हटाए गए उनसे कहीं पूछा आप लोगों मीडिया में जाके? इसलिए बातें करना बंद करो भाई। धन्यवाद। बात मैंने कहा ना कि मैं अधिकृत नहीं उसके लिए। धन्यवाद। मीडिया के लोग ट्वीट लाए। हाँ जरूर जरूर। आप लोग भी तो आइए, आप लोग आइए। अरे आइए आइए, जो मीडिया के लोग लाए थे। आ जाओ आ जाओ। दो चार आदमी तो आओ ना। आ जाओ मीडिया के लोग तो आओ यार। मीडिया वाले ही करवा रहे हो तो फिर तो आइए आइए, स्वागत है आपका। भी आ जाओ। बहुत आप सब हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत आपको जन्मदिन की हार्दिक हम आप खिलाते हैं। ले माइक शेबिल हटा के लाना, वो वाली अलग रही है वो, या इसको निकाल दे मुझे। अच्छा ये डोटासरा जी एक सवाल तो आप भी ले लीजिए। डोटासरा जी एक सवाल आप ले लो ना। डोटासरा जी एक सवाल। सर एक सर डोटासरा जी एक रीट के ऊपर दे दीजिए। रीट के ऊपर सीबीआई जांच की मांग कर रही है बीजेपी। रीट एग्जाम के ऊपर सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सर हम भी शाम तक